और सॉरी, मई जून एएस अकाउंटिंग में एमसीक्यूज का पेपर है। मई जून कौन सा भी हमारा, मई जून 13 का पेपर है, यानी मई जून 2022 और 13 का पेपर है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर पे हम सारी बात है जो है वो चले जाएंगे, और अक्टूबर नवंबर के जो है हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। कहता है जी पहले एमसीक्यूज मई जून 22-13 का रिवर्स जा रहे हैं हम, सारी बात है। 30th को पहले सॉल्व करेंगे। वाई माइट अ बिजनेस प्रिपेयर बजट्स टू एनकरेज प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल कॉस्ट। इसका आंसर है 1, 2 एंड 3। 30 का ए आंसर है, क्योंकि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। बजट बनाने से प्लानिंग भी हम करते हैं, डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है ये, और ये कोऑर्डिनेशन भी होती है बिटवीन डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट भी करते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है जी एम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ पेंट, द फॉलोइंग एक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर लास्ट ईयर। रेवेन्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर दिया हुआ है, एलोकेटेड फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। द कंपनी इज कंसीडरिंग क्लोजिंग द ब्लू पेंट department and using the extra space to increase in red paint by 20%. Variable cost, revenue by 20%. Variable cost will increase in the same proportion as the increase in revenue. What would be the change in the total profit if the action is taken? तो देखें टोटल प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देखते हैं। कहता है कि रेवेन्यू जो है ना वो रेड पेंट का जो रेवेन्यू है ना वो हमारा इंक्रीज कर जाएगा कितने से, 20% से। तो 3,50,000 का 20% निकाल के इसमें ऐड कर दें तो रेवेन्यू अब आपका कितना हो जाएगा, 4,20,000 रेड पेंट का। ब्लू पेंट तो हमने बनाना ही बंद कर दिया ना, क्योंकि उसने कहा है कि एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, इंक्रीजिंग रेवेन्यू इन रेड पेंट बाय 20%। अब ब्लू पेंट क्यों क्लोज कर दिया, बिकॉज ब्लू पेंट पे हमें लॉस हो रहा है। कितने का, 3,000 का हमें लॉस हो रहा है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि ब्लू पेंट को बंद करने के बावजूद भी उसकी वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो जाएगी, रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो 1,80,000 इंटू 0.2 तो आता है 36,000 प्लस 1,80,000, तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाएगी, और बढ़ के कितनी हो जाएगी बेटा, 2,16,000। रेड पेंट की बात कर रहा हूँ, रेड पेंट की वेरिएबल कॉस्ट 1,80,000 है ना, वो भी 20% हमारी इंक्रीज कर गई है, तो वो भी कितनी हो जाएगी आपकी, 2,16,000। आपका जो कंट्रीब्यूशन है अब वो कितना आ जाएगा, 204,204,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे बेटा हम फिक्स कॉस्ट दोनों की आएंगी, यानी फिक्स कॉस्ट 1,10,000 वाली जो हमारे पास है वो भी आनी है, ये वाली, और फिक्स कॉस्ट जो ब्लू पेंट की है वो भी आपको इनकर करनी पड़ेगी, खत्म नहीं हो जाएगी, वो भी अब आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जो कि इसमें से कंट्रीब्यूशन में से हमें माइनस करनी पड़ेगी। तो कितनी आ जाएगी, 1,10,000 प्लस 88,000 आप करें तो ये आपकी जो है वो आ जाती है 198,000। ये हम माइनस कर देंगे, तो 2,04,000 माइनस 198,000, तो आपका प्रॉफिट बेटा आप कितना आ रहा है, 6,000 इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। पहले आपका प्रॉफिट कितना था बेटा, 57,000, so your profit will decrease by 51,000, क्योंकि ब्लू पेंट आपको कंट्रीब्यूशन तो दे रहा था ना पॉजिटिव, जो आपकी फिक्स कॉस्ट को कवर कर रहा था। अब आपका वो कंट्रीब्यूशन भी क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, तो आपका प्रॉफिट 6,000 पे आ गया। तो प्रॉफिट पहले कितना था, 57,000, ये लिखा हुआ है ना टोटल प्रॉफिट 57,000, अब 6,000 हो गया, तो 51,000 से आपका प्रॉफिट क्या कर गया बेटा, डिक्रीज करके। तो योर प्रॉफिट हैज डिक्रीज बाय 51,000, तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर है। सी आंसर है हमारा 51,000, एंड द प्रॉफिट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 51,000, क्योंकि 51,000 आपका प्रॉफिट अब हो जाएगा, जो कि डिक्रीज कर जाएगा 6,000, 57,000 से 6,000। ठीक हो गया जी, ये थोड़ा टेक्निकल एमसीक्यूज था जो हमने अभी सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है। क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो है वो खत्म नहीं होगी, वो फिक्स कॉस्ट रेड पेंट पर चली जाएगी, और रेड पेंट पर आपको फिक्स कॉस्ट बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आगे कहता है जी, के लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स अ सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द फॉलोइंग बजटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट। सेलिंग प्राइस दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है, और प्रोडक्शन एंड सेल्स दी हुई है। हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट्स would the company need to produce and sell to increase the budgeted profit by 26,000? अच्छा, यहाँ कुछ बच्चों ने गलती की,
बच्चों ने समझा कि शायद हमारा ये टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ऐसा नहीं है। टारगेट प्रॉफिट तो वो होता है कि हमें इतना प्रॉफिट चाहिए, वो ये नहीं कह रहा, कहता है कितने यूनिट्स बेचें हम कि हमारा प्रॉफिट जो पहले मौजूद है वो मजीद और बढ़ जाए 26,000 से, 26,000 से प्रॉफिट आपका मजीद इंक्रीज कर दे। तो पहले आप भाई, पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट था कितना पहले। तो आपके यूनिट्स कितने हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना बनता है बेटा, 3500 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको कितने से, 52 से, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। उस सारी वो कैसे निकाल लिया आपने, 80 माइनस 28, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 52, मल्टीप्लाई बाय 3500, आपका आ जाएगा 1,82,000, सॉरी 1,82,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, कितनी है, 70,000। तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा, जो आपका इस वक्त प्रॉफिट जो है वो आप कमा रहे हैं, और वो है 1,12,000, 1,12,000 का प्रॉफिट आपको हो रहा है। अब वो कहता है कि प्रॉफिट आप बढ़ाना चाहते हैं कितने से, 26,000 से। इसका मतलब है कि अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, 1,12,000 प्लस 26,000। प्रॉफिट आपका इंक्रीज करना चाहते हैं आप इतने से, तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा बेटा 138,000। फिक्स कॉस्ट आपकी 70,000 है, तो वो भी आपको कवर करनी है। 138,000 में आप फिक्स कॉस्ट ऐड कर देंगे, कितने की, 70,000 की। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन जो है वो निकल आएगा बेटा, कितना कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए अब, 208,000 का आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए। जबकि आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो कितना है, 52। 4,000 यूनिट्स अब आपको सेल करने पड़ेंगे, यानी आप, हाउ मेनी एक्स्ट्रा यूनिट वुड द कंपनी नीड टू सेल, 500। कैसे सर, 3,500 तो बेच रही है ना, लेकिन अगर आपने 26,000 का प्रॉफिट और बढ़ाना है तो आपको 2,08,000 की फिक्स कंट्रीब्यूशन चाहिए। कैसे निकालेंगे बेटा, 2,08,000 टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज 52। आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे, यू नीड टू सेल 4,000 यूनिट्स इन ऑर्डर टू अचीव, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर प्रॉफिट बाय 26,000। पहले आप कितने यूनिट सेल कर रहे थे, 3,500, अब आपको कितने पड़ेंगे, तो करने पड़ेंगे सेल 4,000, 500 से आपको 500 यूनिट्स मजीद सेल करने पड़ेंगे इतना प्रॉफिट हासिल करने के लिए। मैंने निकाला कैसे है, मैंने ऐसे निकाला कि मैंने जो हमारे पास प्रॉफिट था ना, 1,12,000 का प्रॉफिट था, उसमें 26,000 प्रॉफिट और ऐड किया। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 138,000, और फिक्स कॉस्ट भी तो मुझे चाहिए, वो भी कवर करनी है। तो मुझे 2,08,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मेरा प्रॉफिट इतना बनेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन 2,08,000 है, डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपके पास यूनिट्स आ जाएंगे। क्या 4,000 यूनिट्स अगर आप सेल करते हैं तो 52 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो, तो आप 2,08,000 कंट्रीब्यूशन अटेन कर सकते हैं। तो अभी आप 3,500 यूनिट सेल कर रहे हैं, तो आपको 4,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे टू अचीव दिस प्रॉफिट ऑफ 26,000 एडिशनल प्रॉफिट। तो आपको 500 यूनिट, सी आंसर है, एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पड़ेंगे। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दिया है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो होती है सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे बेटा कितना आता है जी, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, 26 प्लस 4, 30, 50 माइनस 30, 20 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है बेटा, 4,80,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना है, 20। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो आपका जो है वो आंसर जो है हमारा आ जाएगा कितना, 24,000। सो 24,000 यूनिट्स हमें सेल करने हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है वो होता है सेल्स माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट आपकी, ये टोटल एडमिन ओवरहेड, ये भी फिक्स नहीं है ना बेटा, ओवरहेड जो है 4,80,000 डिवाइड बाई 24,000, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, यानी 24,000 यूनिट्स आपने सेल करनी है, डी आंसर। आगे चलते हैं। When might a business calculate its contribution to sales ratio rather than contribution per unit? When the break-even point needs to be expressed in units? नहीं, when the break-even point needs to be expressed in sales अगर कहता ना, तो आपको पता है ब्रेक इवन इन सेल्स में हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए, यूनिट नहीं चाहिए होता। When the value of fixed cost is uncertain, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है।
व्हेन देयर आर लिमिटिंग फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन, लिमिटिंग फैक्टर का भी इससे ताल्लुक नहीं होता। बी देखें, व्हेन द बिजनेस प्रोड्यूसेस एंड सेल सेवरल डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसका आंसर है आपका बी। बड़ा मुश्किल पॉइंट है, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। देखिए बात ये है कि सपोज करें कि आप 4 यूनिट सेल कर रहे हैं, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आपके, सॉरी 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं A B C D। एक का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 है, एक का -5 है, एक का +50 है, और एक का फिर -30 है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने से तो आपको फायदा नहीं हो रहा ना। आपको क्या चाहिए? टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। या आपको चाहिए कि आपको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो चाहिए हर एक की, ताकि आपको ये पता चले कि ओवरऑल तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग एंड सेल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ओवरऑल हमारी कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या है तमाम प्रोडक्ट के हिसाब से। जब बिजनेस डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाता और सेल करता है तो फिर हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि कोई प्रोडक्ट ज्यादा कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो दे रहा है, कोई कम दे रहा है, तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमें निकालनी पड़ती है कि एवरेज कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमारी कितनी बनेगी। तो उसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का हमें उतना बेनिफिट नहीं होता जितना फायदा हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो निकालने से एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमें आइदर प्रोडक्शन कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए जब बंदा डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचता है या खरीदता है। ठीक है जी, ये उसका लॉजिक है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसी का, मैंने बताया, ज्यादा हो, किसी का कम हो। हम ओवरऑल अपना कंट्रीब्यूशन, ओवरऑल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ही फाइंड करनी पड़ेगी ओवरऑल टोटल प्रोडक्ट्स की, तमाम प्रोडक्ट्स की, ताकि हमें पता चले हमारे पूरे बिजनेस की कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो कितनी है इंक्लूडिंग ऑल प्रोडक्ट्स। A trader rents a vehicle for 10,000 which allows him to cover 20,000 miles per financial year. If this mileage is exceeded, an additional charge of 5,000 is made. Which type of cost is this an example of? बड़ा आसान है बेटा, स्टेप्ड कॉस्ट है आपकी, क्योंकि $10,000 10,000 आपको पे करना पड़ता है 20,000 माइलेज तक, और जैसे ही माइलेज उसे एक्सीड करेगी तो आपको 5,000 और पढ़ना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। दैट इज स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट की खास रेलिवेंट रेंज के बाद जो है वो बढ़ जाती है। A business has the following budgeted data for a production of 50,000 units. डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट दी हुई है, इनडायरेक्ट लेबर है, फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज है, और सेल स्टाफ सैलरीज है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर प्रोडक्शन है, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल फॉर डिलीवरी है, और एडमिन एक्सपेंस दिए हुए हैं, टोटल कॉस्ट दी हुई है आपको। टू डिटरमिन द सेलिंग प्राइस, द बिजनेस एड्स 40% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट वुड बी द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 500 यूनिट्स? थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा टेक्निकल है ये। आपको सबसे पहले बेटा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली, आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी होती क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट हम शामिल कर लेते हैं। ठीक है ना? तो आपकी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी निकल आती है। तो देखिए डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी कितनी है, 3 लाख। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, वो है आपकी 3 लाख। इसमें बेटा हम ऐड कर देंगे इनडायरेक्ट लेबर 20,000, क्योंकि ये भी फैक्ट्री ओवरहेड का आइटम है, प्लस फैक्ट्री सुपरवाइजरी सैलरी, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में आती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आती है, फैक्ट्री का खर्चा है। और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर प्रोडक्शन 80,000 की, ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स का आइटम। ठीक है जी, इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर किसका आ जाएगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 लाख प्लस आपका आ जाएगा 4,60,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बेटा है 4,60,000, और आप यूनिट्स कितने बना रहे हैं बेटा, 50,000 यूनिट्स। आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 4,60,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 9.2। हम कहते हैं इस 9.2 के ऊपर आपका कितना प्रॉफिट है, एट 40% ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 9.2 का हम निकाल लेते हैं 40%। 9.2 का 40% निकाल लेते हैं, और इसी में हम क्या कर देंगे बेटा, उसको ऐड कर देंगे। ये आता है 3.68, ये उसी में ऐड कर देंगे आप, 9.2 प्लस 3.68, आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, एंड दैट इज 12.88।
12.88 आपकी सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, और आप कितने यूनिट्स जो है वो सेल कर रहे हैं अब 500, अब तो 500 है ना, और 12.88 आपकी सेलिंग प्राइस है। इससे हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल सेलिंग प्राइस निकल आएगी 500 यूनिट्स की, और वो आती है 6440। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है। 6440 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर अगर देखें तो सी आंसर है। सी इज गोइंग टू बी द आंसर 6440। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इसको, थोड़ा टेक्निकल है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है, या आप ऐसे कह लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, यानी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट की बात हो रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस शामिल नहीं होती, तो सेल्स स्टाफ सैलरी सेलिंग एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल फॉर डिलीवरी जो है ये भी आपका सेलिंग एक्सपेंस है, ठीक है, और एडमिन एक्सपेंसेस भी शामिल नहीं होते इसके अंदर। तो क्या क्या चीजें आएंगी, डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है 3 लाख, प्लस इंडायरेक्ट लेबर है 20,000, प्लस फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरीज है 60,000, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है 80,000। इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4,60,000 डिवाइडेड बाई 50,000, 9.2 आ जाएगा। 9.2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, जो कि प्रॉफिट है 3.68, ऐड कर देंगे 12.88, सेलिंग प्राइस आपकी आ जाएगी एक यूनिट की। अब आप कितने यूनिट्स बेच रहे हैं, 500, आपने कहा है। पहले 50,000 थे ना, तभी तो पर यूनिट निकाली कॉस्ट हमने उससे। तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 500 यूनिट्स की। और ये काफी टेक्निकल सवाल था। आगे देखते हैं 23 में, a company has a financial year end of 30th November, it has no opening inventory at the beginning of the financial year. During the year the following amounts of inventory are purchased. सेल्स कहता है 500 यूनिट्स एट 100 ईच के हैं, और इन्वेंट्री कहता है एवरेज कॉस्टिंग मेथड से आपने जो है वो निकालनी है। तो बड़ा आसान है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है एवरेज कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ये आ जाएगा 13,200, फिर 288 इंटू 50, ये आ जाएगा 14,400। ठीक है जी, टोटल यूनिट्स हमारे कितने बन जाएंगे, 330 प्लस 288, टोटल यूनिट्स आपके आ जाएंगे बेटा 618। अब जो टोटल है आपका, टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली टोटल अमाउंट, यानी 13,200 प्लस 14,400, टोटल इज 27,600 डिवाइडेड बाय 618। आपके पास एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो निकल आएगी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज कॉस्टिंग मेथड से करेंगे तो यही होगा, तो वो आपकी आती है 27.6। ठीक है जी, अब 500 यूनिट आपने बेच दिए कहता है, तो बचे कितने आपके पास बेटा, 118। ठीक है ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। दोबारा एक दफा इसको चेक कर लें, 5 यूनिट बेचे ना, तो 618 में से 500 तो बिक गए ना, बाकी बच गए 118 यूनिट्स। अब 118 यूनिट्स की कॉस्ट आपको चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री की, उसके लिए आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। लेकिन पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए आपको निकालनी पड़ेगी फार्मूला यूज करना पड़ेगा एवरेज कॉस्टिंग का रेट निकालने का। टोटल अमाउंट 330 इंटू 40 जो भी आएगा आपका, और 288 इंटू 50 जो यूनिट कॉस्ट दी हुई है, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो 27,600 डिवाइडेड बाय 618 आप करेंगे, तो जो आएगा आपका उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 118 के साथ, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 5270। बी आंसर आपका 5270। 118 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप पर यूनिट कॉस्ट के साथ, 27,600 डिवाइडेड बाय 618 जो आएगा उससे, तो आपकी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल आएगी 5270। Which statement about a semi-variable cost are correct? Part of the amount always changes for any level of output. Part of the amount changes for a given level of output. The amount always changes for a given level of output. जी, अच्छा कहता है जी पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑलवेज चेंज फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट, दैट इज रॉन्ग बेटा। एनी लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम विद इन ए रेलिवेंट रेंज। इस तरह फिक्स कॉस्ट टोटल डज नॉट चेंज अगेन विद इन ए रेलिवेंट रेंज फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट का हमारा से कंसर्न ही नहीं होता। पार्ट ऑफ द अमाउंट चेंजेस फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, यस ये सही है।
फिक्स कॉस्ट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन लेवल ऑफ आउटपुट पे चेंज होती रहती है। द अमाउंट ऑलवेज चेंजेस फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये गलत है क्योंकि सारी अमाउंट चेंज हर वक्त नहीं होती, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। गिवन लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर यानी आप ये कह लें कि रेलिवेंट रेंज के अंदर आपकी फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी और पार्ट ऑफ द अमाउंट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट दैट विल चेंज फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो इसका आंसर डी है, 2 ओनली। डी आंसर है इसका 2 ओनली। So D is going to be the answer for this MCQs. आगे देखते हैं जी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए बिजनेस, डू यू वांट मी टू रिपीट इट? देखिए मैं 2 को देख के सिर्फ बताता हूँ दोबारा। पार्ट ऑफ द अमाउंट चेंजेस फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। हम कहते हैं कि हम प्रोडक्शन करते हैं बेटा साल में 1 लाख यूनिट्स और 1 लाख यूनिट के हिसाब से हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 10 है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं होगी और टोटल फिक्स कॉस्ट भी 1 लाख यूनिट तक टोटल फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होगी, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है टोटल में वो चेंज होती रहेगी ना। 10,000 यूनिट पे और होगी, पर यूनिट सेम रहेगी लेकिन पार्ट ऑफ द अमाउंट चेंजेस फॉर ए गिवन लेवल ऑफ आउटपुट और कुछ अमाउंट फिक्स रहती है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है, इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट वुड इंक्रीज द करंट रेशियो ऑफ ए बिजनेस? कौन सी चीज है जो आपकी करंट रेशियो को क्या कर देगी, इंक्रीज करेगी? जी बताएं, बताएं, फिर मैं तो बता ही दूंगा। मैं चाह रहा हूं कि आप इसको कोशिश करें मुझे बताने की कि ये क्या हो सकता है। सर ए। हाँ जी, ए इज द राइट आंसर। मैं बाकी आंसर को भी अदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेइंग वेजेस ऑफ 1000 इन कैश, इससे करंट एसेट डिक्रीज होंगे, करंट रेशो कम हो जाएगी। परचेजिंग नॉन करंट एसेट ऑफ 10,000 ऑन क्रेडिट, इससे आपकी करंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल इंक्रीज होंगे, करंट रेशो कम हो जाएगी। सेलिंग गुड्स ऑफ 1000 एट कॉस्ट प्राइस ऑन क्रेडिट, ठीक है, इससे आपके ट्रेड रिसीबल बढ़ जाएंगे, इन्वेंट्री कम हो जाएगी, लेकिन कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं तो 1000 ही बढ़ेगा ट्रेड रिसीबल का और 1000 ही कम होगा इन्वेंट्री का। ए आंसर है कि आपने चीजें खरीदी हैं 2000 की उधार पे, यानी लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है 2000 से, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो रही है 2000 से और फिर आपने बेच दी है कितने की, 3000 की। तो कैश आपका इंक्रीज हो रहा है 3000 से, लेकिन इन्वेंट्री आपकी जा रही है कितने की, 2000 की। तो आपके करंट एसेट्स बढ़ जाएंगे और उसकी वजह से आपकी करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप ये बात समझना चाहते हैं तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। जब आपने खरीदी है ना बाइंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आपने क्या किया है, इन्वेंट्री डेबिट ट्रेड पेबल क्रेडिट। जितनी इन्वेंट्री बढ़ रही है उतना ही ट्रेड पेबल, यानी जितनी करंट एसेट बढ़ रहे हैं उतना करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है। करंट रेशियो में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो आपका कैश जो है ना वो इंक्रीज हो रहा है 3000 से, जबकि आपकी एंट्री नहीं कर रही है। एंट्री नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, ये कितना कम हो रहा है 2000 से। इसका मतलब है करंट एसेट में ज्यादा इजाफा हो गया, प्रॉफिट में जो बेच रहे हैं। कैश आपका ज्यादा बढ़ रहा है, इन्वेंट्री 2000 से कम हो रही है। ओवरऑल करंट एसेट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे और करंट रेशियो भी इंक्रीज कर जाएंगे। On 1st January, W Limited had the following total revenue reserves: 1,22,000। डिविडेंड आपने पे किया, 7,500 was paid डिविडेंड का, और अमाउंट ऑफ 10,000 were transferred from retained earning to general reserve, और premises were revalued upward by 19,800। प्रॉफिट कहता है कितना है हमारा, 32,000 का। बड़ा ही आसान है ये तो। 1,22,000 में से बेटा माइनस कर देंगे 7,500 डिविडेंड पेड का, और बेटा इसमें प्लस कर देंगे हम प्रॉफिट कितना, 32,000। आपका आंसर आ जाएगा 146,500। रिटेन्ड अर्निंग जनरल रिजर्व जब ट्रांसफर होते हैं बेटा तो रेवेन्यू रिजर्व पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेवेन्यू रिजर्व विल रिमेन द सेम। रेवेन्यू रिजर्व में क्या आते हैं, जनरल रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो डिविडेंड उसमें से माइनस होंगे, लेकिन जनरल रिटेन्ड अर्निंग में से पैसे निकलकर जनरल रिजर्व में चले जाएंगे तो रेवेन्यू रिजर्व पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना टोटल में। और रिवैल्यूएशन रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में आते ही नहीं, तो उस पर भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में आते ही नहीं। आगे देखते हैं। The following items were taken from the bank statement of a company for a period. Share issue proceeds 30,000 की हैं, sale of non-current asset 5,000, dividend paid 9,000, increase in bank loan 6,000. What was the net increase in the company bank balance as a result of these? जी बता दें, कैश पर क्या इम्पैक्ट आएगा?
यानी कैश जो है वो आपका कितने से इंक्रीज करेगा। बड़ा आसान है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो समझ आ जाएगी। कैश या बैंक पर क्या इफेक्ट आएगा ये वो पूछ रहे हैं। जी, तो क्या करेंगे, शेयर इशू प्रोसीड 30,000 है, प्लस सेल ऑफ नॉन करंट एसेट 35,000 माइनस 9,000, और इंक्रीज इन बैंक लोन 6,000, ये भी आपकी क्या हो जाएंगे बेटा, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि बैंक लोन इंक्रीज करने से पैसे आएंगे आपके पास। तो 30,000 प्लस 5,000 35,000 माइनस 9,000 और फिर प्लस 6,000, तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। 30 प्लस 5 35 हो जाएगा, और 35 माइनस 9 कितना होता है 26, 26 और 6 32,000, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। आसान है बिल्कुल ये, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं थी। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस इशू $1 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 1.2, यानी हम क्या कर रहे हैं, $1 ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं एट 1.2। द डायरेक्टर्स प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर। याद रखिएगा फाइनल डिविडेंड को हम कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करते, फाइनल डिविडेंड जो है वो कहीं भी नहीं आता, हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो उसके बाद क्या आएगा, विच बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वर अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शन। कौन सा बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वर अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शन। तो एक तो शेयर कैपिटल पर इजाफा हो जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल जब ऑर्डिनरी शेयर आप इशू करेंगे, दूसरा शेयर प्रीमियम जो है 0.2 से वो भी इजाफा हो जाएगा। बाकी किसी चीज पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना जनरल रिजर्व पे ना रिटेन्ड अर्निंग्स पे। तो इसका आंसर क्या है जी, हमारा ए आंसर है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल विल इंक्रीज बाय द पार फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, और दूसरा जो है आपका शेयर प्रीमियम जो है वो भी आपका इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखते हैं, 16 की बात हम करते हैं। X, Y and Z are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:2:3. Y is entitled to a salary of 18,000 per annum. Partner receive interest at 6% per annum on their capital account balance at the beginning of the year. At the beginning of the year, capital account balance were as follows. Profit for the year before Y's salary and partner's interest on capital is 1,40,000. देखिए कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो आपका आ जाएगा 1,40,000 आपका जो है वो प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। इसमें से हम जो सैलरी है बेटा 18,000 वो माइनस कर देंगे जी। ठीक है जी, सैलरी माइनस होती है ना, प्रोविजन अकाउंट बनाएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो भी माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा कितना है 30,000, एक्स का जो कैपिटल है उस पर 6% आपका आ जाएगा 300। इसी तरह 22,000 जो कैपिटल है उस पर अगर आप निकालेंगे 6%, तो वो आपका आ जाएगा 1,320। और जो आप 20,000 पे निकालेंगे 6%, वो आपका आ जाएगा 1,266। ये आप माइनस कर देंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। मैं निकालता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ। 1,40,000 माइनस 18,000 माइनस 1,800 माइनस 1,320 माइनस 1,200 आ जाएगा 1,17,680। प्रॉफिट कितना आता है 1,17,680। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 2/10। 2/10 के सर कैसे कर रहे हैं आप, 2/10 उसका प्रॉफिट शेयर है वाई का, उसने वाई का प्रॉफिट शेयर पूछा है ना, वाई का टोटल प्रॉफिट पूछा है। आज के बाद ये बात आपने जहन में याद रखनी है कि रेजिडुअल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट में फर्क होता है। रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब है एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट एंड पे निकलता है उसका शेयर। यानी ये जो मैं भी निकालूंगा 1,17,680 को डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और 10 से डिवाइड करूंगा, ये जो आंसर आएगा ये रेजिडुअल प्रॉफिट। तो रेजिडुअल प्रॉफिट वाई का बेटा कितना आ रहा है, मैंने निकाला है 23536।
लेकिन टोटल प्रॉफिट उसका बेटा कितना आएगा, इसमें हम ऐड करेंगे उसकी सैलरी भी, इसमें हम ऐड करेंगे जो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है वो भी, तो उसका टोटल प्रॉफिट हमारा आ जाएगा प्लस 18,000 और प्लस 1320। सो द आंसर इज 42856। आंसर इज 42856। क्या आंसर है हमारा? सी इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी देख लें, इसमें कोई मसला है तो बताएं। सी हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा इसका, सी इज गोइंग टू बी द आंसर। आगे देखते हैं हम, यानी रेजिडुअल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट में फर्क होता है। रेजिडुअल प्रॉफिट क्या है देखें दोबारा, जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करके निकाला, वो प्रॉफिट शेयर्ड आ गया 117680, उसका 2/10 वाई का रेजिडुअल प्रॉफिट है 23536। लेकिन टोटल प्रॉफिट उसका है जो टोटल उसके पास किया है। तो क्या उसको पार्टनरशिप बिजनेस से सिर्फ 23536 प्रॉफिट ही मिला है? नहीं, सैलरी भी तो मिली है अलग से, ये तो बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा है ना। सैलरी मिली है 18,000 और 6% इंटरेस्ट जो मिला है उसको 1320 का वो भी मिला, वो ऐड करके टोटल प्रॉफिट उसका बनता है। आगे ये जो सवाल है हमारा इससे ऊपर वाला, ये रियलाइजेशन का है, ये अभी हम नहीं करेंगे कि हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है ये 15। इसी तरह 14 जो है ये भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी, इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। और उसके बाद 13 जो है वो आ गया है, वो है जी जैन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हर बिजनेस। टोटल एसेट्स दिए हुए हैं और करंट लायबिलिटीज भी आपको क्वेश्चन में जो है वो दी हुई है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। जी जी वही फॉर्मूला जो हम करते हैं यूज वही होना है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर, आपको पता है क्लोजिंग कैपिटल, लेकिन याद रखिएगा ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस टू के लॉन्ग टर्म लोन ऑफ 10,000। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन है ना बेटा 10,000 का, ये भी करंट लाइबिलिटी है आपकी, ये भी आपकी लाइबिलिटीज में ही आता है ना। तो क्लोजिंग कैपिटल बेटा कितना आएगा, 119,000 टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज, 11,500 माइनस 10,000। आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आता है बेटा, 97,500। इसमें बेटा हम क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स, आपको पता है फॉर्मूले का, और माइनस से कर देते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना बेटा, टोटल एसेट्स 108,000 माइनस 7,500, तो वो कितना हमारा आ जाएगा 108,000 माइनस 7,500। ओहो कैलकुलेशन गलत करी जा रहा हूँ, 100,500 ये आपके पास निकला है। तो क्लोजिंग कैपिटल 97,500 प्लस 12,000 ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल 100,500, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 9,000। तो बी आंसर है इसका। तो द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गोइंग टू बी 9,000, हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा। फिर 12 में देखें, असम्बली ऑफ ए ट्रेडर्स बैंक स्टेटमेंट फॉर इज फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग शोड द फॉलोइंग अमाउंट्स। द ट्रेडर टुक $2,000 every month from takings as drawings before banking the remaining takings trade receivable at the year end, वो भी आपको दिए हुए अमाउंटिंग टू 9,500। तो बाकी हम कल क्लास में करेंगे सुबह 1 बजे, मैसेज भी कर देता हूँ। वो आज इस समय मैंने कहीं जाना था इसलिए मैं 1 बजे क्लास नहीं ले सका। तो ये 12 एमसीक्यूज भी हम करेंगे। और मुझे बताओ लास्ट जो हमने लेक्चर किया था मैंने, उसमें हमारे जो एमसीक्यूज पिछले पेपर के रहते थे वो टॉप के थे ना, मेरे ख्याल है शुरू के 5-6 थे, एम आई राइट? और उससे पिछले लेक्चर में शायद एंड के थे 5-6 जो हमारे रह गए थे। चलो तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है वो कवर करते हैं इसको। थैंक यू वेरी मच।